हेलो एवरीवन। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डिबेट चल रहा था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर काफी इम्पोर्टेंट जजमेंट भी दिया है। और ये टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वर्सेस मेजोरिटेरियनिज्म। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू मेजोरिटेरियनिज्म। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन हम बनाए हैं। इस पे अगर मेंस में अगर क्वेश्चन आना रहेगा इस टॉपिक पे तो कैसा आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से डिफरेंशिएट बिटवीन, देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी के जैसा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। डिफरेंशिएट बिटवीन मेजोरिटेरियनिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। व्हाई इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कंसिडर एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। 15 मार्क्स का आ सकता है, 250 वर्ड्स में आंसर लिखना है। इसी को हिंदी में अगर देखा जाए तो बहुसंख्यकवाद और संवैधानिकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिकता को लोकतंत्र की आधारशिला क्यों मानी जाती है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मेंस के लिए। तो चलिए इस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि देखिए कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपका जो आंसर होना चाहिए मेंस में, जो आप आंसर लिखोगे उसमें क्या होना चाहिए। एक आइडियल आंसर जो होता है, एक बेस्ट आंसर होता है जिसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देते हो, है ना, आंसर का इंट्रोडक्शन देते हो। इसमें इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, फिर वो कहलाएगा, दूसरा पार्ट कहलाता है बॉडी ऑफ द आंसर, एंड तीसरा पार्ट कहलाता है कंक्लूजन। तो आपको ध्यान में रखना है कि इंट्रोडक्शन में क्या बातें लिखनी है। तो ये इंट्रोडक्शन में वही बात लिखना है जो क्वेश्चन में बताया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यहाँ पर डायरेक्टली जो कीवर्ड है वो है मेजोरिटेरियनिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी बहुसंख्यकवाद और संविधानिकता में अंतर पूछा है। सबसे पहले अंतर पूछा है तो आप इस टर्म्स को डिफाइन कीजिए। इस टर्म्स को इंट्रोडक्शन में डिफाइन करने के लिए आपको जैसे कि आपके पास एक डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म इन इंडियन डेमोक्रेसी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों के बारे में क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देकर उसके बाद बॉडी में जितने भी अभी जजमेंट चल रहा है ना, क्यों ये न्यूज में आया, तो रिसेंटली आपको इंट्रोडक्शन में ही बताना पड़ेगा कि ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस, कितने 9 जजेस की जो बेंच है, 9 जजेस बेंच ने इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है। 9 जजेस बेंच हेडेड बाय जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, है ना, सूर्यकांत ने इस पे जजमेंट दिया है। और ये मैटर कहाँ का है, ये मैटर है साबरीमाला टेम्पल। साबरीमाला टेम्पल जो है आपको केरला में है, ठीक है। अब उसका नाम हो चुका है, केरलम हो चुका, तो साबरीमाला टेम्पल इन केरला, ठीक है। उसमें बोला गया है कि वुमेन एंट्री के ऊपर रोक लगाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है यहाँ पर सरकार है, सरकार की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल, सोलिसिटर जनरल जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू जो है, जो जुडिशियल रिव्यू होता है, जिस जो कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जो पावर होता है कि किसी भी लॉ को वो खारिज कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट का वॉलेशन करता है। तो ये जुडिशियल रिव्यू जो है ये रिलीजियस मैटर में लागू नहीं होता है, ऐसा किसने कहा, गवर्नमेंट ने कहा। ऐसे गवर्नमेंट के जो एडवोकेट जनरल है, अटॉर्नी जनरल है और सोलिसिटर जनरल है, उन्होंने ऐसा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू है हर मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। कुछ मैटर आप लेगिस्लेचर के ऊपर छोड़ दीजिए, लेगिस्लेचर यानी पार्लियामेंट उस मैटर को हैंडल कर लेगा। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, सती प्रथा को खत्म किया गया। ऐसी भी चीजें जो हमारे सोसाइटी के लिए जो बेस्ट नहीं है, सोसाइटी के लिए जो अच्छा नहीं है, उस मैटर को खत्म करने का जो काम है वो लेजिस्लेचर करेगा। लेकिन इसी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, उसी पे बोला है, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट मेजोरिटेरिज्म कैनॉट ट्रम्प कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक लोकतंत्र में बहुसंख्यकवाद संवैधानिकता के ऊपर नहीं हो सकता है। अब देखो ये दोनों टर्म को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे टर्म व्हाट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है, जिसमें साफ साफ दो बातों को आप ध्यान रखिएगा। ऐसे बहुत से कंट्री हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन तो होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट को बताता है कि हाउ यू शुड वर्क, गवर्नमेंट की क्या एक्टिविटीज है, क्या ड्यूटीज है, सिटीजन्स की क्या प्रिंसिपल्स और ड्यूटीज है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और ऐसे भी कंट्री हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। तो दोनों के बीच में सबसे पहले तो डिफरेंस समझिए क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आर क्लोजली रिलेटेड
बट दे आर नॉट द सेम। दोनों लगता है देखने में सेम, लगता है बहुत ही आसपास, दोनों का मीनिंग सेम लगता है, लेकिन अगर इसको देखा जाए रियलिटी में तो दोनों में काफी अंतर होता है। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन दोनों समान नहीं है। कैसे? तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट दैट स्टैब्लिशेस द स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। तो संविधान क्या है? संविधान वह मूल कानूनी दस्तावेज है जो सरकार की संरचना, शक्तियों एवं कार्यों को निर्धारित करता है। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है, एक रूल बुक है, एक फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है ना, जो कंट्री के पास होता है, जो कंट्री के गवर्नमेंट को कैसे काम करना है उनके बारे में ये बताता है। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ज्यादा पावर दिखाया है एज कंपेयर टू मेजोरिटेरियनिज्म। बहुसंख्यक वाद जो है उससे ज्यादा डोमिनेट करता है। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है इट इज अ प्रिंसिपल दैट गवर्नमेंट मस्ट फंक्शन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। देखिए सबसे कीवर्ड यहां पर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनिज्म कब बनेगा? जब संविधान में, जब कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कुछ गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करता है, जो गवर्नमेंट के पावर को बोलता है कि आप अपने पावर को सीमाओं के भीतर यूज करें। ठीक है। और रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ कहता है कि लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन। लॉ के आगे सब कोई बराबर है। यानी कि संविधानिकता का बात करेंगे तो संविधानिकता का बात यह होता है कि जो संविधान की तरफ से गवर्नमेंट को, संविधान की तरफ से सरकार संविधान की सीमाओं के भीतर तथा विधि के शासन के अनुसार कार्य करती है, उसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनिज्म नहीं है। और इस बात के लिए देखिए, आपको जैसे मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन में आप कुछ डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनिज्म का, जो दिए हैं बहुत बड़े बड़े जो थ्योरिस्ट हैं, जिन्होंने थिंकर्स हैं। जैसे यहाँ पर कार्ल जे फ्रेडरिक की बात करें, इनका नाम आप लिख सकते हैं। इनके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनिज्म क्या है? तो ये बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशनिज्म प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ इफेक्टिव रिस्ट्रेंट्स अपन गवर्नमेंटल एक्शन। इन्होंने बहुत सिस्टम से बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनिज्म मतलब होता है जो इफेक्टिव रिस्ट्रेंट, जो पावर गवर्नमेंट के एक्शन को रिस्ट्रेंट करता है, रोकता है, नियंत्रण करता है। संवैधानिकता सरकार की शक्तियों पर प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था प्रदान करती है तथा सरकार के उत्तरदायी बनाती है। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बताता है कि गवर्नमेंट को जो भी कार्य करेगा दैट विल बी अ वेरी क्लोज टू द पब्लिक वेलफेयर। ये पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण के लिए यहां पर सरकार काम करेगी। उसी तरह एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, रोसिक का लिख सकते हैं। रोसिक सर क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मींस एसेंशियली लिमिटेड गवर्नमेंट। वो कहते हैं कि संवैधानिकता का मूल अर्थ होता है सीमित सरकार, यानी कि सरकार जो है अपने पावर का ज्यादा मिसयूज ना करे, वो पावर को यूज करे लिमिटेड, है ना, लिमिटेड पावर को यूज करे, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर हम कुछ पॉइंट्स और भी यहां पर क्लियर कर लेते हैं। व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन? सो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ऑलवेज मीन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जैसे मैंने बताया कि संविधान का होना संवैधानिकता का होना नहीं है। जैसे कि बात करें, कंट्री में हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन बट मे नॉट प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशनिज्म। ऐसे भी देश है जहां पर संविधान हो सकता है लेकिन संवैधानिकता नहीं। जैसे बात करें, अ डिक्टेटरशिप may have a written constitution but if the dictator will is supreme, constitutionalism does not exist। यानी तानाशाही सरकार जो होती है, तानाशाही शासन जो होती है, वो लिखित संविधान के प्रति काम तो करती है, उसके अकॉर्डिंग काम तो करती है, लेकिन शासक की इच्छा ही कानून हो, जो शासक बोल दे। जैसे हिटलर वगैरह, ये सब क्या डिक्टेटरशिप थे। अगर ये जो बोल दे वो संविधान में के विपरीत भी बोल सकते हैं, उसके अगेंस्ट भी बोल सकते हैं, और उसी को सही माना जाएगा। जहां पर संविधान किसी गवर्नमेंट के ऊपर कोई लिमिट नहीं दे रहा, कोई पावर नहीं दे रहा, वो तानाशाही सरकार है। जब मन तब आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोक दे रहा। जैसे कि आप भी देख रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर संविधान का जो है दिया गया है राइट टू प्रोटेस्ट, उसके अकॉर्डिंग लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का वॉयलेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट कह देगी वही माना जाएगा, वही सरकार जो कह देगी वही माना जाएगा। संविधान में क्या बातें बताई गई है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, संविधान होने के बाद भी संविधानिकता नहीं है। दूसरा हम पॉइंट यहाँ पर देख लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक्सेप्ट दैट गवर्नमेंट नीड पावर बट इंसिस्ट दोज पावर मस्ट बी लिमिटेड। है ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जो गवर्नमेंट की सरकार के पावर को सीमित करे। है ना, देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को पावर मिलता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है,
हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या कहता है कि मेजोरिटी पार्टी रूल करेगा, यानी कि लोकसभा में जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा सीट लेकर आएगा वही पॉलिटिकल पार्टी क्या बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगा। और आपको पता है गवर्नमेंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। क्या चाहिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो जो पॉलिटिकल पार्टी का लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ जाता है वो सरकार बना देता है। तो संविधान की तरफ से ही वो पावर दिया गया है, संविधान की तरफ से ही उसे पावर मिलता है, लेकिन वो पावर को लिमिट यूज होना चाहिए। अनलिमिटेड पावर देने से क्या होता है, अथॉरिटेरियन रूल होता है। असीमित शक्ति तानाशाही एवं निरंकुश शासन का जन्म देती है। ठीक है, अनलिमिटेड पावर दे दी है जिसमें किसी को कोई रोक ही नहीं है ना। सरकार जो चाहे वो कर सकती है, जब चाहे तब जो लॉ बना दे, जब जो चाहे जब किसी का फंडामेंटल राइट का वॉलेशन कर दे। अगर ऐसा हो जाएगा तो अथॉरिटेरियन रूल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि संविधानिकता क्या होती है। संविधानिकता का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के पास तो पावर है, लेकिन वो पावर क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। ऑल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट फंक्शन विद इन द लिमिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी विद इन द गवर्नमेंट के फंक्शन के जो लिमिट होता है उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। इट इंश्योर रूल ऑफ लॉ, ये बताता है क्या, रूल ऑफ लॉ बताता है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट बताता है, सेपरेशन ऑफ पावर एंड जुडिशियल रिव्यू बताता है। ठीक है, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, संवैधानिकता क्या होती है। इस संविधानिकता क्या होती है कि इट प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, सेपरेशन ऑफ पावर एंड जुडिशियल रिव्यू को बताता है। यह कानून का शासन, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, शक्तियों का प्रतिकरण किया तथा न्यायिक पुनरावलोकन सुनिश्चित करती है। ये कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे, समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट ये क्या, मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है। तो मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है इट इज अ विशेष ऑफ द न्यूमेरिकल मेजोरिटी। जो मेजोरिटी में जो सरकार है, जिसकी बहुमत सरकार है, वो जो चाहे वही होगा, वो जो डिसाइड कर ले वही होगा। यहाँ पर नहीं देखा जाएगा कि संविधान में क्या सही क्या गलत है, क्या हमारे यहाँ पर जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स के लिए क्या हम बना रहे हैं, जो पुअर लोग हैं, जो वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, क्या उनके लिए सरकार कुछ अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है, कि सरकार सारा चीज प्राइवेटाइजेशन किए जा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ सिर्फ एक इंसान के पास जा रहा। अगर ये मेजोरिटी पार्टी रूल कर ले, मेजोरिटी रूल कर ले और वही चीज वही जो वो ध्यान में रख ले, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। बहुसंख्यकवाद क्या होता है कि इट मींस द विशेष ऑफ द न्यूमेरिकल मेजोरिटी डिटरमाइन पब्लिक डिसीजन, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल। तो ये हमारे देश में दिया है, ये हमारे देश में है कि मेजोरिटी पार्टी रूल करेगा, लेकिन यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू का एक क्या देता है। जुडिशियल रिव्यू क्या है, एक तरह का पावर लिमिट करता है, किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या कहता है कि आप अपने मन से कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना दोगे जिससे कि फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होता है। अगर फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं, हमारे ऊपर क्या है, संविधान की तरफ से हमें शक्ति मिली है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है कि बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, है ना, ये बताता है वैधता के सिद्धांत बताता है ना, संविधानिकता। कोर्ट प्रिज्यूम द पार्लियामेंट डज नॉट इंटेंड टू मेक ना लॉ वॉलेटिंग फंडामेंटल राइट, यानी यहाँ पर जो न्यायालय यह मानकर कानूनों की व्याख्या करते हैं कि संसद मौलिक अधिकारों के विरोध कानून नहीं बनाएगी, है ना। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जुडिशियल रिव्यू की बात होती है कि अगर कोई भी कानून ऐसा बनता है जो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉलेशन करता है, तो उसको खारिज करने के लिए, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर कौन है, जुडिशरी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हमारे यहाँ पर संविधान में, कैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रिवेल ओवर मेजोरिटेरिज्म। यहाँ पर हमें देखना है कि कैसे हमारे यहाँ पर जो संवैधानिकता बहुसंख्यकवाद पर कैसे प्रभावी होता है। तो सबसे पहले है रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 कहता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, आर्टिकल 40 गारंटी करता है ऑल सिटीजन, जितने भी ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, है ना, मतलब कि भारत में जितने भी जो भी फॉरेनर हो चाहे सिटीजन हो, ये सबको मिला हुआ है, भारत में जो जो लोग हैं सबको मिला है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने देख लिया है ब्रिटिश से, है ना, इट इज ब्रिटिश ओरिजिन, है ना, ब्रिटिश ओरिजिन। और यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ का है, ये अमेरिकन ओरिजिन है। तो ये बताता है लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, नो बडी इज अबव द लॉ। लॉ के आगे कोई, कानून का कोई भी आगे नहीं, कानून के समक्ष समानता तथा कानूनों का समान संरक्षण प्रदान करता है। उसके बाद यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू के बारे में ये सब आपको आंसर में मेंशन करना पड़ेगा। आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, 226। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट टेम्पोररी परमानेंट लॉ बनाता है,
ठीक है, आर्टिकल 13 कहता है कोई भी टेम्पररी या परमानेंट लॉ बनता है, अगर वो फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होता है, अगर वो फंडामेंटल राइट का वॉलेशन करता है, तो उसे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, आर्टिकल 32 आपको पावर देता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना, ये बताता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 226 कहता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट का अगर वॉलेशन होता है, यू कैन अप्रोच टू हाई कोर्ट। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों बताता है कि सरकार आपके ऊपर कभी भी कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जिससे कि आपको आपके फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। जिसमें बात करते हैं और भी है आर्टिकल 15, है ना, जिसमें बता दे गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, ऑन द बेसिस रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि ये बताता है कि आर्टिकल 15 जो है वो बताता है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशन है। यहाँ पर क्या है कि जैसे एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, इनके लिए क्या है, इनके लिए रिजर्वेशन सिस्टम है। तो सरकार इनके लिए, जो हमारे देश में जो माइनॉरिटीज हैं, उनके लिए सरकार क्या कर सकती है, उनके लिए कानून बना सकती है। तो एससी, एसटी तथा ओबीसी के लिए आरक्षण एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हैं आर्टिकल 15 में। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहलाता है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहलाता है, क्योंकि सरकार ये आर्टिकल 15 की क्लाउज 4, 5, 6 और आर्टिकल 16 के में भी यही बताया गया है, आर्टिकल 16 में भी, कि राइट टू इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। जो एस सी एस टी है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनके लिए सरकार कोई ना कोई स्कीम्स लाते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे। माइनॉरिटीज के लिए जो वनरेबल सेक्शन है, तो ये सरकार को बताता है कि मेजोरिटेरियनिज्म, यानी कि आप अगर चाहोगे कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दो, है ना, गरीबों के बारे में ना सोचो, तो ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में गवर्नमेंट को ये दिया गया है कि आप ऐसा करोगे जो यहां से लोगों का क्या होगा, हित होगा। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज की बात की गई आर्टिकल 29, 13 में। यानी हमारे यहाँ पर जो आर्टिकल 29 कहता है कि जितने भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चाहे वो मेजोरिटी में हो या माइनॉरिटी में, उनको अपना लैंग्वेज, उनको अपना कल्चर, उनका अपना स्क्रिप्ट, सब कुछ कंजर्व करने का पूरा अधिकार देता है। और आर्टिकल 30 कहता है कि एजुकेशनल जो राइट है वो माइनॉरिटीज को अपने मदर टंग में बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। ये भी क्या बोला गया आर्टिकल 29, 30 में। तो अल्पसंख्यकों के संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करता है। बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर बताता है। तो ये डीपीएसपी में, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, क्या बताया गया है कि डायरेक्ट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। यानी यहाँ पर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या है, सेपरेशन है। यहाँ पर जुडिशरी जो है वो क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पे नजर रखता है कि क्या कोई कानून ऐसा ना बन जाए जिससे कि वॉलेशन हो जाए। अब यहाँ पर बहुत सारे जजमेंट को आप लिख सकते हैं, दिस विल बी द पार्ट ऑफ योर बॉडी ऑफ आंसर। बॉडी ऑफ आंसर में आप इसको लिख सकते हो। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है केशवानंद भारती केस, जो 1973 वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पार्लियामेंट का जो है, पार्लियामेंट का अंडर आर्टिकल 368 जो पावर है अमेंडमेंट करने का, संविधान का संशोधन करने का जो पावर है, उसको लिमिट करता है। वो बोलता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 अमेंडमेंट तो कर सकता है, लेकिन वो प्रिंसिपल, वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं कर सकता है जो संविधान का क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर वाला बात आप लिख सकते हो, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर व्हाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का केस है, जिसमें बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट रिजेक्ट एब्सोल्यूट पावर, ना रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम। यहाँ पर एब्सोल्यूट पावर क्या है कि गवर्नमेंट जो चाहे वो नहीं हो सकता, यहाँ पर संविधानिकता को भी देखा जाएगा, रूल ऑफ लॉ को भी देखा जाएगा। फिर यहाँ पर इतने सारे जजमेंट अगर आप लिख दोगे आंसर में तो काफी अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। बस इनके नाम आपको लिख देना, केसेस लिख देना। आई आर कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में गवर्नमेंट पावर मस्ट रिमेन अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में दिया है। केसे पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू प्राइवेसी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था, एज अ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21। ये भी जो आपका आया था आधार कार्ड को लेकर, आधार बिल को लेकर था कि उसमें डाटा क्या उसमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, राइट टू प्राइवेसी के लिए आया था। फिर नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था डिक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ओवर सोशल मोरालिटी। संवैधानिक मोरालिटी जो है वो सोशल मोरालिटी के ऊपर है। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपको ये बेसिकली क्या है, ये सब बताता है कि संविधान में सभी के लिए कुछ ना कुछ दिया गया है। सरकार अपने हिसाब से काम नहीं कर सकती है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है। लेकिन आज के समय हमारे देश में कुछ चैलेंजेस भी हैं। संवैधानिकता के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं, ये भी आपके आंसर में होना चाहिए। तो पहला एग्जीक्यूटिव ओवररीच, यहां पर जैसे कि कुछ एग्जांपल आप दे दो। 1975 वाला इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी लगा था इंटरनल डिस्टरबेंस के ऊपर, ये बहुत बड़ा एक दिखाता है कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव पावर
जाता कि अपना डोमिनेंट दिखाता है, ठीक है। और ये एक बहुत एक एग्जाम्पल अच्छा है, कार्यपालिका द्वारा शक्तियों का अत्यधिक प्रयोग किया गया कब, 1975 1977 का जो इमरजेंसी लगा था, थर्ड इमरजेंसी लगा था। एक्सेसिव यूज ऑफ ऑर्डिनेंस, अब हमारे यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 123 एंड गवर्नर ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 213 क्या है, इनको ऑर्डिनेंस पावर दिया गया। ऑर्डिनेंस पावर क्या दिया है कि ये जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, विधानसभा जब सेशन में ना हो, लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में ना हो, तब जब पार्लियामेंट सेशन में तब प्रेसिडेंट, और जब विधानसभा सेशन में ना हो, लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में ना हो, तो गवर्नर क्या कर सकते हैं, एक टेम्पोररी लॉ बना सकते हैं। लेकिन कई बार इसका मिसयूज हुआ, जैसे बिहार लैंड रिफॉर्म में देखा गया कि ये बार बार रिप्रोमोलगेटेड किया, ऑर्डिनेंस को बार बार दिखाया गया। तो जो सरकार को दिया गया है काम की, आप इसे एग्जीक्यूटिव को दिया गया कि आप इसे समय के जब समय वैसा हो तो अब आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या हो रहा है, मिस यूज हो रहा है। तो ये सब बातें आप लिख कर बता सकते हो कि हाँ ये कुछ चैलेंजेस हैं। सेंट्रलाइज्ड ऑफ पावर, जैसे आर्टिकल 356 का प्रेसिडेंट रूल है, कई बार प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज भी हुआ है ना। मे रिड्यूस द स्टेट ऑटोनॉमी, स्टेट जहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल पार्टी है, स्टेट गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो इस केस में क्या होता है, इमरजेंसी है ना, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इसके भी कभी कभी क्या है, बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है। फेडरलिज्म का वीकनिंग को देखा गया, जैसे गोवा और मणिपुर में गवर्नर अपॉइंटेड बाय चीफ मिनिस्टर विदाउट, गवर्नर अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर विदाउट स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द यूजुअल ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो यूजुअल ऑर्डर प्रेफरेंस क्या कहता है, इसमें कहता है क्या आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी होना चाहिए, लेकिन कई बार यहाँ पर भी देखा गया कि उसके अगेंस्ट में लॉ चल रहा है। तो ये सब हमारे अभी कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गए हैं उसके अगेंस्ट में कुछ चैलेंजेस हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, कंक्लूजन ये होना चाहिए कि हमारे कंट्री में हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेमोक्रेसी के बेस्ड होना चाहिए, जस्टिस के बेस्ड होना चाहिए, लिबर्टी के होना चाहिए, इक्वालिटी, डिग्निटी। द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट न्यूमेरिकल मेजोरिटी, इट इज द सुप्रीम अथॉरिटी। तो संविधान क्या है, ये न्यूमेरिकल मेजोरिटी नहीं है, सुप्रीम अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी है। इवन हमारा पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, सो पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन, ओके। पावर इज आल्सो इन द हैंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। Therefore, the Supreme Court has emphasized that constitutionalism must prevail over majorities to safeguard democracy and protect the right of all citizens. तो ये वाला पार्ट आप कंक्लूजन में लिख कर काफी अच्छा से अपने आंसर को एंड कर सकते हो। इससे आपका 250 वर्ड इसी में से आपको निकाल लेना है। 250 वर्ड निकाल कर आपके जितने भी जजमेंट है, केसेस हैं, आर्टिकल्स के यूज हैं, इतना आप आंसर लिखते हो तो आपको अच्छा खासा नंबर इस पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।